आज हमारा वैदिक युग है और आज हम इसके अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में जानेंगे। वैदिक युग के अंदर जो व्यक्ति थे उनकी जीवन जीने के लिए वो किस किन कार्यों को किया करते थे और कैसे अपने घर के आर्थिक संचालन का समन्वय किया करते थे, उसके ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम उन सबको जानेंगे। पहला है कृषि। कृषि इतिहास भारत के इतिहास में एक पूर्वकालीन बहुत ही बड़े मात्रा पे बड़े पैमाने पे की जाने वाली जो कमाई करने का जो एक साधन माना गया है। आज भी हिंदुस्तान के जो पिछला 2011 का डाटा देखें तो लगभग 45 से 46% जो जनसंख्या है वो कृषि ही करती है। ठीक है, बगैर कृषि के कोई भी हिंदुस्तान के अंदर शुरू से ही कृषि को प्रचलन ज्यादा था और कृषि किया जाता था। वैदिक युग के भी जो व्यक्ति थे वो कृषि किया करते थे। वो धान, गेहूं, चावल, यहाँ पे जो धान यूज किया गया है, यहाँ पे धान का अर्थ उन्होंने बताया कि धान नहीं, धान का अर्थ अन्न है। धान का अर्थ उन्होंने अन्न बताया था। कोई भी खाने वाली चीजों को उन्होंने धान के रूप में कहा था। गेहूं, जौ, बाजरा, ठीक है। उसके बाद से कुछ सब्जियां जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी सब्जियों का वहां पे उत्पादन हुआ करता था। जो खुदाई के दौरान हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, वहां पे पता लगता है कि वहां पे ऐसे सब हुआ करते थे। ठीक है, तो ये धन और अन्न की बात की गई है, धान की। ठीक है, तो कृषि एक वैदिक युग से ही काफी ज्यादा प्रचलित मानी गई है। और उस समय में भी जो वैदिक युग के जो व्यक्ति थे आर्य, वो कृषि को ज्यादा प्रचलन में थे। उस समय कृषि, बहुत बड़ी जनसंख्या उस समय भी कृषि पर ही आधारित थी। ठीक है, दूसरा पशुपालन। वैदिक जो खुदाई की गई है उसके अंदर पाया गया है कि जो पशुपालन भी किया करते थे। शुरुआती दौर में हम जैसा कि जानते हैं कि पशुओं को बहुत समय पहले से ही पालना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जो वैदिक युग जब आया तो आर्य थोड़े ज्यादा ही समझदार थे, कुशल थे, तो वो पशुओं में भी काम योग्य पशु को अलग पालते थे और खाने योग्य खाने को जो दे देते हैं पशु उनको अलग पालते थे और सामान ढोने वाले पशु उनको अलग पालते थे। यानी कि हर एक व्यक्ति ऐसे कर करके 2-3 पार्ट में पशुओं को पालता था। जैसे कि बैल हो गया, उससे हम खेतों की उस समय जुताई की जाती है। इसमें लिखा गया है, बताया गया है वैदिक युग में कि एक एक हल को खींचने के लिए 8, 9, 10, 12, 24 बैल लगते थे। इसका मतलब हल सोचो कितना भारी था जिसको 24 बैल खींचते थे। ठीक है, यानी कि खेती प्रचलन उस समय कृषि का प्रचलन बहुत ज्यादा था। ठीक है, और पशुओं को भी बड़े पैमाने पे पाला जाता था क्योंकि उस समय ट्रैक्टर तो था नहीं। ठीक है, महिंद्रा का कि जिससे ले जाके खेत में खोद देंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। इसीलिए उस समय बैलों को ज्यादा पाला जाता था और वो बैल जिनके कुबड़ निकले रहते थे ना, उनको ज्यादा पाला जाता था क्योंकि उनके कुबड़ के सहारे हल को खींचा जा सकता था। हलों को भी कई लोग मिलकर उठाते थे और उनसे ही कृषि की जाती थी। सामान ढोने वाले जो पशु थे वो कैसे थे, जैसे गधा, घोड़ा और उसके बाद से और भी जो ताकतवर जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, उसके ऊपर सवारी करने के लिए वो इसका प्रयोग करते थे। घोड़ा आर्यों का बहुत ही प्रिय पशु था, वो उसका सबसे ज्यादा यूज किया करते थे। ठीक है, और घोड़े से वो दूर दूर तक ट्रेवल जैसे यात्रा किया करते थे आर्य सब। ठीक है, तो ये उनके पशु थे। साथ ही साथ खाने के लिए जो वो गाय का प्रचलन उस समय सबसे ज्यादा था। गाय को वो अपनी माँ के समान मानते थे। ठीक है, और वैदिक युग में गाय को ही धन के रूप में कहा गया है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय थी वो उतना ही ज्यादा धनवान था। यहाँ तक कि राजा को ये ड्यूटी दी जाती थी कि अगर एक भी गाय देश में से चोरी हो गई तो बेटा तुमसे तुम्हारा पद छीन लिया जाएगा। समझ गए, इतना मतलब गायों का महत्व था वैदिक युग के अंदर। और गायों को मार दिया अगर किसी ने, जैसे कि आप आज के समय में बहुत सुनते हैं कि गौ हत्या। उस समय अगर खबर भी मिल जाती थी लोगों को ना कि किसी ने किसी के घर पे गौ हत्या हुई है, उस घर को मतलब मृत्यु दंड दिया जाता था वहां के लोगों को, जिसने भी अगर गौ हत्या की है। उस समय गायों का इतना ज्यादा महत्व था, लोग इतना ज्यादा गायों को मानते थे। ठीक है, वैदिक युग के अंदर गायों का बहुत ज्यादा महत्व था। मांस खाने के लिए, अंडे के लिए, दूध के लिए वो दुधारू पशु को दूध के लिए यूज करते थे और मांस के लिए जैसे सुअर, उसके बाद से और जो हम मांस निकाल लेते हैं उनके वैसे जानवरों का वो उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये थी इनकी पशुपालन की व्यवस्था, जिससे उनका घर का धंधा थोड़ा बहुत चलता था। ठीक है, पशुपालन से भी उद्योग धंधे।
वैदिक युग के अंदर उद्योग धंधे, यहाँ पे दो शब्द आया है, एक उद्योग धंधे एक वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही बात है उद्योग धंधा और व्यापार, ठीक है, नहीं, इसके अंदर दो बातें अलग अलग होती है। उद्योग धंधे वो होते हैं जो हम अपने देश के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है, और उस जमाने की बात कह रहा हूँ। और व्यापार वो था उस समय जो बताया गया है इसके अंदर कि जो हम अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक करते थे उसे व्यापार कहते थे, ठीक है। उद्योग धंधों में वैदिक युग में बताया गया है कि उस समय लोग मोती के माले बना लिया करते थे अपने ही घरों में और मार्केट में बेच दिया करते थे। पत्थरों को घिस घिस के उसको मोती बना देते थे, उसमें छेद करके, और उसको गले में पहनने वाला बना देते थे, उसमें ही बड़ा छेद कर देते थे बड़े से पत्थर में, ऊपर डिजाइन अलंकृत कर देते थे। लोग उसको अंगूठियों की तरह पहन लेते थे, पन्ना की अंगूठियां, ठीक है, सोने चांदी इन सब की भी वो अंगूठियां बनाया करते थे। इसका भी साक्ष्य मिलता है, वो ढलाई करना जान चुके थे, ठीक है। तो उद्योग धंधों में वो उनका उद्योग धंधा यही था, मटकी बनाना, ईंट पत्थरों को अलंकृत करना, महिलाएं अपने घर में ही सूत काट लिया करती थी, ठीक है। तो ये सब का साक्ष्य मिलता है उस जमाने में भी, ठीक है। कपड़ों का भी साक्ष्य मिलता है, तो महिलाएं अपने घर में ही सिलाई बुनाई कढ़ाई कर लिया करती थी, ठीक है। तो ये सारे उनके उद्योग धंधे थे जिनसे उनके घर का व्यापार चल सकता था। बहुत सारा ऐसा वर्ग था उस समय भी, जैसे 3 वर्गों में बांटा जाता है ना, वैश्य 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जब ब्राह्मण था उसका कार्य वो अपने घर की जीविका चलाने के लिए लोगों को पढ़ा दिया करते थे। तो जो फीस आती है, जैसे आज के टाइम में, उस समय दक्षिणा दी जाती थी, फीस नहीं दिया जाता था। फीस हमारा कल्चर नहीं है, वो विदेशियों का कल्चर है। छोटा सा आए और हर महीना फीस लेना शुरू कर दिया, और आज का जमाना ऐसा बन चुका है कि बगैर फीस के कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो वो फीस नहीं लिया करते थे वैदिक युग में। उन जो ब्राह्मण थे वो ज्ञान देते थे, और बदले में उसके वो जब एक ही बार ज्ञान पूरा हो जाता था तो उससे भिक्षा लेते थे, और भिक्षा के रूप में एक ही बार में सब समटवा लेते थे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो प्राणी मांग लेते थे, ठीक है, गुरु दक्षिणा लिया करते थे, ठीक है। उसके बाद से व्यापार और वाणिज्य आता नहीं, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। क्षत्रियों का जो क्षत्रिय वर्ग था, वो क्षत्रिय वर्ग राजा के यहाँ क्षत्रियों का काम करता था, जैसे मार पीट लड़ाई झगड़ा ये सब कार्य करके वो अपने घर का पेट पाल लिया करते थे। वैश्य वो होते थे जो व्यापार किया करते थे, तो व्यापार करके वो अपने परिवार का पेट पाला करते थे। और जो शूद्र से सबसे नीचे वाले, वो बड़े लोगों के यहाँ दास का काम करके, जैसे एक नौकर का काम करके, सर्वेंट का। और उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन क्या करे, आखिर करना पड़ता था, तो वो वही कार्य करके अपना काम कर लिया करते थे, ठीक है। तो और व्यापार और वाणिज्य, अर्थव्यवस्था में जो वैदिक युग था उसमें व्यापार और वाणिज्य का मतलब है कि जो उस समय भारत था, ये अभी का भारत है, इधर का छोड़ो, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब इतने से है कि वो आर्य इधर ही बसे थे, ठीक है, ये आर्यों का इलाका था। आर्य यहाँ से व्यापार के मतलब व्यापार जो किया करते थे वो यहाँ से साक्ष्य मिलता है, क्योंकि उनके सिक्के ईरान, इराक, बेबीलोन, मिस्र, यहां तक मतलब उनके व्यापार हुआ करते थे। वो व्यापार समुद्री मार्ग से क्या करते थे, उन समय जो वैदिक युग मिलता है, वैदिक युग में व्यापार शुरू हो गया था। लोग व्यापार भी करते थे मगर बड़े पैमाने पे नहीं करते थे। एक दिल में डर रहता था कि कोई हमें लूट ना ले या फिर हम रास्ता भटक के कहीं खो ना जाए। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी वैदिक काल के बाद का जो समय था, 1500 ईस्वी के बाद का समय जो बीतने गया, उस समय जो वैदिक युग के जो आर्य थे वो इतने ज्यादा मतलब माहिर हो चुके थे समुद्र विज्ञान के बारे में। वो इतना ज्यादा मतलब वो इतने दूर दूर तक जाया करते थे अपना व्यापार करने के लिए। उनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वैसे तो उनको कभी इधर किसी चीज की शुरुआत में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाद में यहाँ के लोग सोने चांदियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया करते थे, इसीलिए वो दूसरे जगहों से सोने चांदी मंगवाया करते थे
और जो अपने यहाँ का जो चीज था जैसे कपड़ा हो गया और फिर खाने पीने की चीज, जो ऐसी कोई चीज वो यहाँ से अलंकृत की गई कोई खास सुंदर चीजों को बनाना, बनावट उन सबको विदेश भेजा करते थे और ये व्यापार हुआ करता था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में ऐसे करके भी उस समय में अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो ये 4 पॉइंट बताए गए हैं वैदिक युग में अर्थव्यवस्था के। अब हम जानेंगे संस्कृति कैसी थी वैदिक युग की। ठीक है, पहला है नगर और गृह। जो वैदिक युग था, वैदिक युग में शुरुआत के अंदर पहले तो गांव ही बसे, और असल में कहें तो वैदिक युग ना गांव का ही युग था। उस समय अधिकतर जो थे वो गांव ही थे, लेकिन समय जब बीतता गया और उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होते होते नगरों का निर्माण होने लगा। गांव धीरे धीरे नगरों में तब्दील होने लगे। अब वो नगर बनने लगे थे, विशाल नगर, बड़े बड़े नगर। ठीक है, अब उन नगरों के अंदर जो रहने वाले थे उनको नगरीय कहा जाने लगा था। उनके भी नियम कानून वैसे ही थे गांवों की तरह, मगर विकास बहुत ज्यादा हो चुका था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थे। ठीक है, तो जो वैदिक युग था उस समय नगर और ग्राम दोनों व्यवस्थाएं थी। शुरू में पहले ग्राम थी, बाद में समय बीता और वो नगर में परिवर्तित हो गए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे पहले गाय भैंस पालते थे, अब धीरे धीरे लोग व्यापार करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा। जो वैदिक युग थी उस समय जो शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोग शिक्षित थे। ठीक है, पढ़े लिखे थे, तभी तो उन्होंने आखिर इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा था। शिक्षा का महत्व तो इससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें ब्राह्मणों को एक बहुत बड़ा पद दिया गया था, क्योंकि उनका काम ही यही था कि लोगों को शिक्षित करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। ठीक है, उसके सिवा ब्राह्मणों को कोई दूसरा काम नहीं दिया गया था। बाकी सब जातियों को जैसा कि जाति के आधार पर उस समय कार्य बांटा गया था। ठीक है, कि इस जाति का व्यक्ति यही करेगा, भले उसको आए या ना आए। ब्राह्मण है, भले वो अंगूठा छाप हो, लेकिन पढ़ाएगा ससुरा ऋग्वेद ही। ठीक है, तो ऐसा था उस समय। ठीक है, तो ये उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। उस समय जो बच्चे थे उनको मम्मी पापा बचपन में ही गुरुजी के पास आश्रम में छोड़ देते थे। आप फिल्मों में देखते हैं वो वहीं पे खाता पीता बड़ा होता, पूरे दिन में मात्र आधे घंटे की तो उनकी क्लास ही होती थी। ठीक है, आधे घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद से फिर जाओ खेतों में, खेत कह रहा हूँ जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, लकड़ी काट के ले आओ, कुटिया छाओ। पूरा दिन भर दिन तो उनका यही काम था पूरा, मतलब कुटिया छाओ, उसके अंदर फिर खाना कूटो पीसो बनाओ, फिर शाम हो जाती थी, इतने में फिर सुबह हो जाती थी। रात होते ही, लाइट तो उस समय थी नहीं कि रात में भी काम हो जाए, दिया से कितना काम करोगे, तो पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाता था। तो बच्चे क्या करते थे, वही सब कथा सुना करते थे, गुरुजी सुनाते थे बैठा के, गर्मियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में सब दुबके रहते थे। तो यही सब हुआ करता था उस समय भी। ठीक है, ये उनकी शिक्षा व्यवस्था थी। तीसरा आता है लेखन कला। वैदिक युग के अंदर जो व्यक्ति थे, आर्य थे, क्या उनको लिखना आता था? इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन जो ये ऋग्वेद और ये जो वेद मिले हैं हमको, इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये लिखा जरूर गया है, लेकिन जो शुरुआती वैदिक युग के आर्य थे क्या उनको लिखने आता था? तो उसके ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आता था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको आता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं जिनके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है और वो समझ में भी आता है, और उनकी वर्णमाला और आज की वर्णमाला से हल्की हल्की मैच खाती है, जो कि ये साबित करता है कि उन लोगों को लिखना आता था। ठीक है, फिर आता है वेशभूषा। वैदिक युग के अंदर जो आर्य थे उनकी वेशभूषा नॉर्मल थी, वो ज्यादा कुछ पहना नहीं करते थे। आज के टाइम में ये नहीं कि सिया राम का मुझे जैकेट सूट चाहिए और फिर उसके बाद से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनका ही कपड़ा पहनूंगा तो पहनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय कोई ब्रांड नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय के लोग नॉर्मल कपड़ा पहनते थे मगर सुंदर लगते थे। ठीक है, क्योंकि वो सभ्य थे, आचार विचार वाले थे, हमारी तरह कौवा नहीं थे एकदम। ठीक है, कि जो मन वही थेथराई बतियाते रहते थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं थे। तो उनकी वेशभूषा अच्छी थी। 3 वस्त्र ही पहना करते थे, एक कमर के नीचे धोती, कमर के ऊपर एक गमछा मार दिया करते थे, उनको वास कहते थे, और उसके ऊपर एक कपड़ा सा पहन लेते थे हाफ बाजू का, उनको अधिवास कहते थे। ठीक है, 3 वस्त्र पहनते थे। वो आभूषण पहनने के ज्यादा शौकीन थे। ठीक है, जैसे कि सोने की माला बहुत सारा पहन लेते थे, क्योंकि उस समय सोने की कीमत ही कितना थी, लोग बाग सोने के बर्तन में पानी पी लिया करते थे। ठीक है, फिर आता है खान पान। वैदिक युग के अंदर जो उनका खान पान था, वो खान पान भी नॉर्मल था। दाल नहीं, दाल में वो जैसे चने का दाल हो गया
इन सब का प्रयोग क्या करते थे, क्योंकि इधर बारिश कम होती है इसलिए वही उगता था। उसके बाद से जौ, बाजरा, गेहूं का जो आटा हो गया, वो उस समय आटा तो पीस के पूरा बनता नहीं था, तो लोग उसको कूट के और वैसे ही मोटा मोटा सा और उसका यूज कर लिया करते थे, खाते थे। ठीक है, तो ये उनका खान पान था। खान पान सरल था। बहुत सारे लोग मांसाहारी भी थे, उनको मांस खाने के लिए मतलब कोई प्रतिबंध नहीं था, मगर गो मांस पे प्रतिबंध था। ठीक है, समझ गए? तो मांसाहारी लोगों को मांस खाने पर प्रतिबंध था। फिर आता है मनोरंजन। उस समय के लोग मनोरंजन भी किया करते थे। मनोरंजन एक कहा जाए तो बोरिंग होने के बाद ना मनोरंजन करना बहुत जरूरी है। आज के समय में मनोरंजन करने के बहुत सारे साधन है, मगर उस समय ज्यादा नहीं हुआ करते थे। मनोरंजन उस समय लोग घुड़सवारी कर लिया करते थे, या फिर मछली पकड़ना, तीर मारना, ऐसे करना, या फिर निशाना लगाना, और फिर बड़े बड़े सांडों के साथ लड़ना, जैसे कि बाहुबली फिल्म में वो लड़ता है मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ये सारे कार्य वो सब मनोरंजन के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, चौपाया खेलना, जैसे आज के टाइम में लूडो छक्का है ना, उसी तरह उस समय वो खेला करते थे, चौपाया कहा जाता था उनको। ठीक है, तो वो खेला करते थे। ठीक है, ये उनके मनोरंजन के साधन थे। फिर आता है नैतिकता। नैतिकता मतलब होता है आपके आचार विचार, आपके अंदर भावना किसी के प्रति। ठीक है, तो वैदिक युग के जो व्यक्ति थे वो सरल थे, उनके अंदर नैतिकता कूट कूट के भरी थी, ये लगा लो। मतलब वो ज्यादा इन सब चीजों में मार काट, उसको लूट लूं, उसको पीट दूं और उसका जमीन में हथिया लूं, ऐसा कुछ भावना नहीं था उनके अंदर। किसी को बर्बाद करके खुद का घर बसाने की कोई उनकी मंशा नहीं थी। ठीक है, तो वैदिक युग के अंदर जितने भी आर्य थे ना, वो प्रेम भाव से रहा करते थे। ठीक है, उनके अंदर नैतिकता अच्छी थी। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, बच्चों के साथ स्नेह प्रेम करना, ये उनकी आदत शुरू से ही ऐसी आदत थी। ठीक है, तो ये था वैदिक युग के अंदर अर्थव्यवस्था और संस्कृति। धर्म के बारे में हम अभी जानेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। जो वैदिक युग था उस समय जो आर्यों का धार्मिक जीवन था, उसके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन था। अधिकतर वो अपने जीवन का ना, ये लगा लीजिए 70% हिस्सा जो समय था वो धर्म के ऊपर ही न्यौछावर कर देते थे। वो धर्म में बहुत ज्यादा लगाव किया करते थे, ईश्वर की स्तुति बहुत ज्यादा किया करते थे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको जानेंगे। पहला, देव समूह। उस समय वो किन किन लोगों को देवता मानते थे उसके बारे में बताया गया है कि आर्य प्रकृति के सभी रूपों को देवता मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हम इंसानों को जीवन जीने के लिए इसकी ही जरूरत पड़ती है, और यही मेरे हिसाब से आज भी लगता है कि सही है। ठीक है, वो पृथ्वी, हवा, पानी, आग, आकाश, धूल, मिट्टी, कण, इन सब के पेड़ पौधे, इन सबको ही वो पूजा किया करते थे। ठीक है, और इनकी स्तुति क्या करते थे। नदियां, तालाब, पहाड़, इन सब का मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे जीवन जीने के लिए यही सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम मानव धरती पर नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है देवी देवताओं के वर्ग। आखिर उन्होंने देवी देवताओं को कितने भागों में बांटा था? तो आर्य थे, उन्होंने देवी देवताओं को 33 वर्गों में बांटा था, यानी 33 वर्गों में। और आज के समय में आप एक बात सुनते हैं, लोगों के अक्सर मुंह से जनरल निकल जाता है, 33 करोड़ हिंदू देवी देवताएं। 33 करोड़ हिंदू देवी देवता नहीं है, मात्र 33 देवी देवताएं हैं। ठीक है, जिनको आर्यों ने बांटा था उस समय। ठीक है, और हम लोग उसको 33 करोड़ करते हैं। आज के बाद जो कहेगा जूता निकाल के मारना उसको। ठीक है, तो उन्होंने 33 वर्गों में बांटा था। वो उन सब का उपासना किया करते थे, उन सब की पूजा किया करते थे। ठीक है, समय बीतता गया, वो और देवताओं को आप जोड़ने लगे थे। ठीक है, शुरुआत में वो प्रकृति को केवल देवता मानते थे, लेकिन बाद में उनमें विष्णु भी आने लगे, क्योंकि वो मानते थे विष्णु हमारे संरक्षक देवता हैं। ठीक है, उसके बाद से रुद्र जैसे देवताओं का नाम आने लगा। ठीक है, और समय बीतता गया और ये देवताओं की जो मात्रा है वो बढ़ती गई उनके लिस्ट में। ठीक है, फिर आता है पूजा उपासना विधि। जो वैदिक युग के आ रहे थे उनकी पूजा उपासना मतलब लोगों वो देवताओं की पूजा किस प्रकार किया करते थे, उसका सब अलग अलग देवताओं का अलग अलग विधि विधान था। लेकिन दो बातों को कॉमन किया गया है, एक कि प्रार्थना और स्तुति करके मतलब हाथ जोड़कर, और एक यज्ञ करके। वो यज्ञ को ज्यादा जोर दिया करते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म यज्ञ का मतलब प्रचलन बहुत ज्यादा लोगों के आगे प्रस्तुत किया था, और कहा था कि धर्म यज्ञ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें धर्म यज्ञ को ज्यादा करना चाहिए। जो और समय बीतता गया, जब उत्तर वैदिक काल आने लगा,
तो जो वैदिक काल के अंदर जो देवताएं थे वो देवताएं उत्तर वैदिक काल में भी थे, मगर उनकी जो इज्जत था, सम्मान था, मतलब वो सब में परिवर्तन आने लगा। जैसे कि वैदिक काल में लोग उनकी ही जीवन, उनके ही ऊपर पूरी तरह निर्भर थे, कुछ भी हुआ हाथ जोड़ लेते थे, कुछ भी हुआ हाथ जोड़ लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आया तो ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे थे, डेवलपमेंट होने लगा था, नगरीय होते गए। जैसा कि आप देखते हैं गांव में लोग आज भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मगर शहरों में पता नहीं लगता है कि कौन से देवी है, कौन से देवता, कौन सा त्योहार आया, कौन सा चला गया, पता ही नहीं लगता है। ठीक है, तो जो देवी देवता थे उस समय, जैसा कि मैंने रुद्र बताया था, रुद्र एक छोटे देवता थे वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में रुद्र को ही शिव माना जाने लगा और बड़े पैमाने पे उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, उसके बाद से वैदिक काल के अंदर एक बात और बहुत खास बताई गई है, 5 महायज्ञ और 3 ऋण। 5 महायज्ञ यानी 5 महायज्ञों की बात की गई है और 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है। 5 महायज्ञों में देव ऋण, देव ऋण कह रहा हूँ, 5 महायज्ञों में देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और आकाश यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, ऐसे करके 5 यज्ञ किए, 5 यज्ञों का नाम है। और ऋण में पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, ऐसे करके 3 ऋणों की बात की गई है। ऋण मतलब उधार, मतलब उनका ऋण तो हमें चुकाना ही चुकाना है। ठीक है, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋणों की बात की गई है। इसके अंदर आश्रम व्यवस्था, इसके अंदर आश्रम व्यवस्था की भी बात की गई है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके अंदर जो उम्र है, बच्चा जब 5 साल का होता है उसके बाद से उसको शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास छोड़ दो, और जब वो 20 साल का हो जाए तब उसको गुरु के पास से लेकर आओ। यानी कि इतने उम्र तक ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि शादी विवाह ना करना, ठीक है, प्रेम भाव से दूर रहना, ठीक है, और मोह माया से, मतलब इन सब चीजों से दूर रहना। ज्ञान प्राप्ति करने का जो उम्र बताया गया है वो 5 से 20। उसके बाद से दूसरा गृहस्थ आश्रम, 20 से 50। 20 से 50 को गृहस्थ आश्रम कहा गया। इसके अंदर व्यक्ति को शादी कर लेनी चाहिए, एक अच्छी कन्या के साथ उसे अपना परिवार शुरू करना चाहिए, और 50 साल की उम्र तक उसको उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस बीच वो अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा, गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये 50 से 75 तक जाता है, 75-80 तक। ठीक है, जो वानप्रस्थ आश्रम है वो 50 से 75 तक जाता है। इसके अंदर बताया गया कि व्यक्ति को अपना परिवार छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए। वन का ही जंगल होता है, उसे जंगल चला जाना चाहिए, उसको देव की स्तुति करनी चाहिए, उसको तपस्या करनी चाहिए, उसमें लीन हो जाना चाहिए। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वन ही जाना था तो शादी क्यों किया गधा ने, आखिर उनके बीवी बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ घूमेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर कहा गया है कि वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार कि आप वन चले जाइए, उनकी स्तुति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। ठीक है, खैर जो कहा है वो तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी आप आगे सोच विचार सकते हैं। ठीक है, तो ये वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा कहा गया है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम ये 80 से 100। ठीक है, संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को जब इतने साल की उम्र के बाद भी अगर वो जिंदा बच जाता है तो उसको संन्यास यानी लोगों के पास घूम घूम के घरों के आगे भीख मांगना चाहिए, भीख मांग के खाना चाहिए। उसको कोई भी ऐसा, और लोगों के अंदर ज्ञान विचार और जो बातें होती हैं अच्छी बातें, उनकी सद्भावना को फैलाना चाहिए। अपनी जो उसने अब तक जीवन में जितना कुछ भी सीखा है उसको लोगों को बताना चाहिए। ये सारे काम उनको संन्यास आश्रम में करना चाहिए। संन्यास आश्रम में एक बात और कहा गया कि वो एक व्यक्ति 9 से 10 घर से ज्यादा एक दिन में ना जाए भिक्षा मांगने, बस इतने घर ही भिक्षा मांगने के लिए जाए। तो ये आश्रम व्यवस्था भी बताई गई है। वैदिक युग का चैप्टर खत्म होता है। ये सारा का सारा वैदिक युग का सारे छोटे छोटे करके वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।